आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अध्यक्षता में हाई लेवल डेलीगेशन की यात्रा स्पेन और स्वीडन में की गई थी। इस यात्रा के बारे में जानकारी आपको बीच बीच में पीआरडी के माध्यम से प्रेस नोट रिलीज हो रहा था। एक कंपाइल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य यह है कि एक समरी आपको टोटल प्रोग्राम के दौरान क्या क्या कार्यक्रम हुआ है और उसका फलाफल क्या रहा, तो इसको और आगे कैसे हम लोग ले जाएंगे, इसके बारे में आपको एक विवरणी देने का उद्देश्य था। तो सर्वप्रथम क्योंकि प्रेजेंटेशन है तो प्रेजेंटेशन क्योंकि थोड़ा रूम छोटा हो गया है तो मैं प्रेजेंटेशन भी आपको सर्कुलेट करूंगा। अभी आपको प्रेस नोट हिंदी और इंग्लिश में आपको दिया गया है। फोटोग्राफ सहित अभी पेन ड्राइव्स भी हम लोग 50 अभी बनाए हैं और भी पता चला कि कुछ और सोशल मीडिया का भी मित्र हैं तो उनको भी देने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। यदि आज अगर नहीं है तो संभव कल उनको फिर फोटोग्राफ्स के साथ हम लोग उनको भी उपलब्ध कराएंगे। तभी किसी को डिजिटल फॉर्मेट में रिपोर्ट्स चाहिए तो पीआरडी के डायरेक्टर महोदय आपको उपलब्ध कराएंगे। सर्वप्रथम मैं शुरू करना चाहता हूं कि अगर आप पृष्ठभूमि देखेंगे तो झारखंड में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का क्या इतिहास रहा और किस बैकग्राउंड में इस यात्रा करने की आवश्यकता पड़ी और विगत 10 सालों में झारखंड में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की क्या फिगर्स रहा है। तो आपको जो डेटा दिया गया है उसमें स्वतः आपको ये बात परिलक्षित होगा कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम लोगों को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट काफी कम मिला। अगर आप देखेंगे तो 2016, 17, 18, 19 में कुल मिलाकर हम लोगों को $20 मिलियन से भी कम मिला है। माने करीब करीब उस समय का डॉलर एक्सचेंज रेट से 100 करोड़ से भी कम हम लोगों का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिला है, जो एक रेमिटेंसेस रूप में भी मिल सकता है। किसी को अगर फॉरेन करेंसी में किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो या कोई अलग यूनिट लगा रहे हैं या कोई यूनिट्स का शेयर्स अगर खरीद रहे हैं, उस कंपनी झारखंड में उपलब्ध है तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में माना जाता है। तो फिर 2019, 20 और 21 में एक बम्प हम लोगों को मिला। तो डीपीआईटी के जो स्टैटिस्टिक्स हम लोगों को जो मिला है भारत सरकार का, उसके अनुसार वो दोनों सालों में करीब करीब हम लोगों को 13,000 करोड़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिला। तो इसमें ये भी सूचना हम लोगों को मिल रही है कि एक कंपनी के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया गया है। संभवतः कुछ फॉरेस्ट इश्यूज के कारण वो माइनिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट था, वो प्रोजेक्ट हम लोगों का धरातल पे नहीं उतर पाया। इसके और डिटेल्स आपको डीपीआईटी से मिल पाएगा। तो अभी मैं बता सकता हूं कि 2019 से लेकर 24 तक केवल 2019, 20, 21 का एक इन्वेस्टमेंट छोड़कर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट हम लोगों के राज्य में नहीं आया है। तो ये दोनों अगर इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो वो बड़े इन्वेस्टमेंट के कारण ओवरऑल नंबर्स में हम लोगों का 8वां रैंक मिला है पूरे देश में। लेकिन अगेन आप नोटिस करेंगे तो 2021-22 और 22-23 और 23-24 में अगेन हम लोगों का जो पूर्व का जो रेट रहा उसी रेट पे हम लोग आ गए हैं। अभी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हम लोग पूरे देश में 31वां पोजीशन में है। तो काफी अलार्मिंग बात है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आप दूसरे राज्यों को देखेंगे, हम लोगों से ऊपर जो महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, गुजरात है, दिल्ली है, जो छोटा राज्य है दिल्ली भी हम लोगों से ऊपर है, तमिलनाडु है, हरियाणा है, तेलंगाना है। तो अभी इसी बात को हाईलाइट करते हुए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज्यादातर माइनिंग सेक्टर, स्टील सेक्टर और ऑटोमोबाइल सेक्टर में जनरली इंडिया में आता है। ये तीनों सेक्टर में पूरे देश में हम लोग ज्यादा कंट्रीब्यूट करने के बावजूद हम लोग के राज्य में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम आ रहा था। तो इसलिए एक मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि पूर्व में इस तरह का हाई लेवल डेलीगेशन 2016 के बाद झारखंड छोड़िए मतलब पूरे किसी भी देश में विजिट नहीं किया है। तो एक विजिबिलिटी का कमी हो गया। मैं कोई विशेष नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन आप भी न्यूज कवर करते हैं तो देश के कई सारे ऐसे राज्य हैं, ऐसे मुख्यमंत्री महोदय हैं, ऐसे हाई लेवल डेलीगेशन हैं जो सालों में 4-5 विजिट इस तरह का करते हैं। तो एक तरह का विजिबिलिटी की कमी होना भी एक इम्पोर्टेंट मैं मानता हूं कि ड्रॉबैक है। तो इसी एनालिसिस के तहत हम लोग लुक ईस्ट और लुक वेस्ट दोनों तरफ पॉलिसी हम लोग बनाए हैं, क्योंकि विगत विजिट 2016 में यूएस और कनाडा में हुआ था। तो जो भी कारणवश वहां से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हम लोग को जो आशाजनक नहीं आया, तो हम लोग यूरोप का भी हम लोग वहां हम लोग फोकस नहीं कर पाए। और डीपीआईटी के स्टैटिस्टिक्स के तहत भी हम लोगों को यूरोप से ही 98% हम लोगों को इन्वेस्टमेंट आया था। तो इसीलिए यूरोपियन कंट्रीज में हम लोगों का प्राथमिकता रहा। कुछ देशों में फोकस किए, वहां अभी चुनाव हो रहा है, कहीं
स्थिति इतना कंड्यूसिव नहीं है इन्वेस्टर समिट करने के लिए, तो वहाँ के एम्बेसी से हम लोग संपर्क किए, तो जो पॉजिटिव रिस्पांस जहाँ मिला, वैसे देश स्पेन और स्वीडन में हम लोगों का टीम विजिट किया। एक सदर्न पार्ट ऑफ यूरोप में है, एक नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूरोप में है। तो इसी तरह हम लोग ईस्टर्न साइड भी जापान, ताइवान और ऑस्ट्रेलिया को भी हम लोग अभी इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में आइडेंटिफाई किया है। संभवतः फ्यूचर में इस तरह भी हम लोग कार्यक्रम करेंगे। इसके साथ साथ कई सारे इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, जैसे स्टील, मेटलर्जी, माइन रिक्लेमेशन, इस सब पे प्रोजेक्ट्स हम लोग लेने के उद्देश्य के साथ वहां गए। स्पेन विशेषकर अभी 2026 साल जो है इंडिया और स्पेन के बीच में एक विशेष साल के रूप में मनाया जाएगा। बायलैटरल रिलेशंस का 75 ईयर्स कंप्लीट होने के विशेष अवसर पर 2026 इंडो स्पेनिश कोलैबोरेशन ईयर के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो एम्बेसी से भी काफी पॉजिटिव रेस्पॉन्स हम लोगों को मिला, क्योंकि आप जानते हैं कि डिफेंस सेक्टर में भी स्पेन इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है। गुजरात में अगर आप देखेंगे तो एयरबस जो स्पेन का कंपनी है वो हम लोगों के लिए एयरक्राफ्ट भी बना रहा है। तो इसी उद्देश्य के साथ हम लोग ज्यादा सबमरीन्स भी इंडिया के लिए स्पेनिश कंपनीज बना रहे हैं, और इंडिया में 280 स्पेनिश कंपनीज ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हम लोगों के पास अभी तक कोई स्पेनिश कंपनी का प्रेजेंस हमारे राज्य में नहीं है, तो ये एक अवसर हम लोगों को लगा। इसी तरह स्वीडन आप देखते हैं तो ऑटोमोबाइल के लिए, स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए वो एक डेस्टिनेशन के रूप में देख सकते हैं पूरे दुनिया में। वहाँ वोल्वो, पोलस्टार और स्कैनिया, कई सारे एडवांस इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी वाला फॉर्म्स वहाँ है। मेन वोल्वो का मेन यूनिट भी वही है। तो क्योंकि झारखंड सरकार का भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है जो 5 साल के लिए जो बना है, 2023 से जो लागू था 2022 का पॉलिसी, तो उसमें भी मिड कोर्स करेक्शन हम लोगों को करना है। 2.5 साल में जो लर्निंग्स हम लोगों का रहा, इसके आधार पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी भी रिवाइज करना है। उसके लिए एक समिति भी मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में बना हुआ है। तो एक नॉलेज विजिट भी हम लोगों का हुआ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग से लेकर किस तरह का इंसेंटिव कई देश दे रहे हैं। और इस साल विशेषकर स्वीडन इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सिंपोजियम जो 38th एडिशन इस बार वहां हो रहा है, जो पूरे विश्व में एक देश में एक बार होता है। लास्ट ईयर ये साउथ कोरिया में हुआ, इसके पहले अमेरिका में हुआ, तो इस बार वो स्वीडन के गोथनबर्ग में जून महीने में होने वाला है। तो दैट इटसेल्फ शोज दैट वो डेस्टिनेशन जो गोथनबर्ग है वो विशेषकर इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी के लिए पूरे विश्व में इसका अपना पहचान बना चुका है। तो इसी उद्देश्य के साथ हम लोग विजिट किए। तो 5-6 उद्देश्य हम लोगों का मेन था, अदर देन अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट लीड्स, ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स को एक्सप्लोर करना, वहां के बेस्ट प्रैक्टिसेस से जितना सीख सकते हैं वो सीखना, और जॉइंट वेंचर्स नॉलेज ट्रांसफर पार्टनरशिप के लिए भी कुछ आगे कदम रखना, और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को प्रेजेंट करना। झारखंड का इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑलरेडी है JIPPP, और इसके साथ साथ EV पॉलिसी है, कई सारे इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज हमारा है, पॉलिसीज प्रेजेंटेशंस करना भी इसमें उद्देश्य रहा। और एक वहाँ के पब्लिक के साथ भी कल्चरल रिलेशनशिप बनाने का भी हम लोगों का एक प्रयास रहा। वहाँ इंडियन डायस्पोरा के साथ भी माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में डेलीगेशन कई बार मीटिंग किया। तो वहाँ जब इंडियन डायस्पोरा के साथ हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि ये पूरे विजिट भारत सरकार के पॉलिटिकल क्लियरेंस के उपरांत एक डिप्लोमेट के नाते वहाँ के जो हायर अथॉरिटीज हैं हमारे राज्य का, वो अटेंड किए हैं। तो न केवल वो झारखंड बल्कि पूरे देश को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एम्बेसी के साथ हम लोगों का सभी कार्यक्रम कोऑर्डिनेट होके हुआ है। तो अगर आप, क्योंकि प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा है तो मैं आपको फोटोज भी सर्कुलेट करूंगा। तो इसमें फर्स्ट डे हम लोग जो विजिट किए हैं, क्योंकि वो ईस्टर वीक है, तो ईस्टर है, विशेष दिन है वहाँ, स्पेशली यूरोप के लिए। और वहाँ सग्राडा ला फेमिया एक विश्व विख्यात एक यूनेस्को साइट है, अंडर कंस्ट्रक्शन बड़ा चर्च है, जिसमें वहाँ के जो कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया ऑफिस है बार्सिलोना, उनके अनुरोध पे हम लोग वहाँ भी विजिट किए हैं। तो वहाँ एक टेम्पल मैनेजमेंट के बेस्ट प्रैक्टिसेस, फॉर एग्जांपल वहाँ ऑडियो गाइड का सिस्टम है। जैसे आप देवघर में भी देखेंगे तो मंदिर में किसी को आप गाइड के रूप में कोई बताएंगे तभी आपको पता चलेगा। तो एक ऑडियो गाइड सिस्टम है जिसमें आपका डिजिटली आप जिस पॉइंट पे जाते हैं वहाँ उसका विशिष्टता क्या है वो आपको ऑडियो में आ जाएगा। तो एक अच्छा सुंदर व्यवस्था है, उसका भी वहाँ स्टडी करने का अवसर हम लोगों को मिला। इसके बाद म्यूजियम डिगावा का विजिट हुआ था, वहाँ का कैटलोनियन गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ। कैटलोनिया वहाँ का स्टेट है, जैसा कि झारखंड हमारा हुआ, वहाँ कैटलोनिया स्पेन का एक स्टेट है। कैटलोनियन गवर्नमेंट के सहयोग से हम लोग गावा माइंस का भी विजिट किया। वो पुराने माइंस है, उसको कैसे वो एक इंडस्ट्रियल एक एजुकेशनल हब के रूप में उसको कैसे डेवलप किया है,
माइंस टूरिज्म के रूप में कैसे इसको डेवलप किया है, उसके बारे में सभी डेलीगेशन के सदस्य वहां का स्टडी किया है। तो इससे काफी उपयोगी हम लोगों को साबित हो। विशेषकर झारखंड का पुराने माइंस तो है ही, टूरिस्ट साइट में हम लोग डेवलप कर सकते हैं, बट एक यूनिक जियोलॉजिकल फॉर्मेशन भी हम लोगों का चाईबासा में है। तभी जियोलॉजिकल रिसर्च कहता है कि धरती से जो पानी से पहला जो भूखंड जो निकला है वो हम लोगों का चाईबासा क्षेत्र है, जो पश्चिमी सिंहभूम है। इसीलिए इतना जियोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वहां इतने सारे मिनरल्स हम लोगों को मिलता है। तो उसी पे मुख्यमंत्री महोदय भी यही किया कि उसमें क्या हम लोग कोई ऐसा जियोलॉजिकल म्यूजियम डेवलप कर सकते हैं जिसमें इस तरह का हम लोग एक इन्वेस्टमेंट करते हुए। तो इस पे कुछ अच्छा वहाँ लर्निंग हम लोगों को मिला। इसके बाद स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ वहाँ कॉन्सुलेट जनरल ने हम लोगों को मिलवाने के कार्यक्रम किया, जिसमें जो यूरोप का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम है, तो 1 बिलियन यूरो के कॉस्ट से वहाँ बार्सिलोना में जो बन रहा है, उसका कंस्ट्रक्शन से लेकर उसका फाइनेंसिंग तक किस तरह का प्राइवेट एंटरप्राइज को मोटिवेट करते हुए कैसे वो स्टेडियम को बनाया है, और क्लब का क्या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। जैसे हम लोगों के भी JSCA है, कई सारे स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन हैं, उसमें किस तरह का उन लोगों का जो गवर्नेंस व्यवस्था है, कैसे बोर्ड बनता है, बोर्ड कैसे फाइनेंसिंग रेज करता है, कैसे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, वहां से लेकर यहाँ का जो टैलेंट है, क्योंकि बारसा का ऐसा है कि वो हॉकी में भी उनका टीम से वुमेन टीम है, कई सारे स्पोर्ट्स में उन लोगों का कोचेस रहते हैं। तो बारसा का जब भी वो इंडिया आते हैं तो उनका दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में उन लोगों का स्पोर्ट्स कैंप्स होता है, जहाँ जो टैलेंटेड यूथ है उनको वो सेलेक्ट करते हैं। तो इस बार हम लोग विशेषकर अनुरोध किया, क्योंकि एक सेंटर एस्टेब्लिश करने के लिए काफी स्ट्रांग रिलेशन होना चाहिए, बार बार हम लोग का विजिट्स होना चाहिए वहाँ। तो पहला विजिट हुआ तो हम लोग कम से कम एक कैंप हम लोगों का रांची में ऑर्गेनाइज करने के लिए उनसे अनुरोध किए, तो बारसा भी पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया। इसके बाद हम लोग यहाँ से लीड लेकर हम लोग उनसे अप्रोच करेंगे। बार्सिलोना का ही एक फेमस फुटबॉल टीम है RCD एस्पेनियोल, तो डायरेक्टर स्पोर्ट्स भी आपको डिटेल में बताएंगे। उन्होंने हम लोगों के अनुरोध तो मानते हुए हमारे कोचेस को ट्रेन करने के लिए एक MOU साइन करने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट भी हम लोगों को दिया है। तो मैं मानता हूं कि ये स्पोर्ट्स डेवलपमेंट और टैलेंट दोनों, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर और टैलेंट दोनों को डेवलप करने के लिए एक अच्छा कदम है। इसके उपरांत हम लोग बार्सिलोना में फिर इन्वेस्टर्स मीट किए, विशेषकर इंडियन डायस्पोरा के साथ। कई सारे इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति वहाँ काफी सक्सेसफुल CEOs के रूप में काम कर रहे हैं, स्पेशली मेडिटेक फार्मास्यूटिकल्स में काम कर रहे हैं और IT सेक्टर में काम कर रहे हैं, और इनोवेशन इकोसिस्टम्स डेवलप करने में कुछ स्पेनिश सरकार को भी कुछ लोग मदद कर रहे हैं। तो उनसे डिटेल इंटरेक्शन हम लोगों का हुआ। वहां भी उन कंपनीज का डिटेल्स हम आपको प्रेस नोट में दिए हैं। तो उनका सबका फेयरली एक ही बात रहा कि विजिबिलिटी। सर, जब झारखंड जब आया तो हम लोगों को सर्च करना पड़ा कि देश के मैप में कहाँ है, तो कभी यूरोप में कभी आपका प्रेजेंस है ही नहीं, तो हम लोगों को कोई आदमी यहाँ से वहां नहीं रहता, तो वी डोंट नो हाउ टू एंटर योर स्टेट। अब हम आपके कैपिटल में आएंगे तो किनसे बात करना है, कैसे करना है, हम लोग को कोई आइडिया है ही नहीं। तो एक इम्पोर्टेंट है एक ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, इसीलिए उनके तरफ से भी यह अनुरोध आया कि विजिबिलिटी बने रही और हम लोग लगातार कांटेक्ट में रहेंगे, और हम लोग यहाँ स्टार्टअप इनोवेशन इकोसिस्टम को डेवलप करने में मदद करेंगे। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो स्टार्टअप पॉलिसी झारखंड के लिए अभी एकदम कोई अभी लागू नहीं है। इसमें भी कई सारे इनपुट्स वहां से हम लोग लिए हैं। जो कोई नया एंटरप्रेन्योर कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, वेरी इनोवेटिव R&D रिसर्च पॉइंट से कोई अगर रिसर्च करना चाहते हैं, तो उसके लिए फाइनेंसिंग के लिए सपोर्ट करने के लिए कोई हम लोग के पास स्टार्टअप पॉलिसी अभी एक्टिव नहीं है। तो स्टार्टअप पॉलिसी बनाने में भी कई सारे इनपुट्स उन लोगों से हम लोग को मिला है। तो इसी के साथ साथ वहाँ चेक रिपब्लिक के एक टेस्ला ग्रुप है, वो बैटरी मेकिंग कंपनी है। डोंट कंफ्यूज इट विद टेस्ला ऑफ अमेरिकन ग्रुप। वो टेस्ला दूसरा व्हीकल्स बनाता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये बैटरीज बनाने वाला कंपनी है। दे आर द अर्लियर टेस्ला ग्रुप। तो यूरोप में एक्टिव है। तो उनके रोमेनिया में एक प्लांट उनका ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो उसके बारे में उन्होंने एक प्रेजेंटेशन भी डेलीगेशन के सामने दिया, और उनका ऑफर रहा कि रोमेनियन के बराबर प्लांट हम लोग झारखंड में भी एस्टेब्लिश करेंगे। बट दे डिडंट डिस्क्लोज इट, बट दे आर ऑलरेडी इन डिस्कशन विद अनदर स्टेट गवर्नमेंट। तो उनका ये कहना है कि हम लोगों को वहाँ फ्री लैंड चाहिए, और हमको स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और इंसेंटिव्स भी हम लोग दूसरे स्टेट के साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर उसको आप मैच कर पाएंगे तभी हम लोग वहाँ इन्वेस्ट करेंगे। बट इन प्रिंसिपल हम लोगों को लेटर ऑफ इंटेंट वहां से मिला है। तो हम लोगों का, क्योंकि हमारा भी इंसेंटिव पॉलिसी जो है वो सभी कंपनीज के लिए बराबर है। एक विशेष कंपनी के लिए हम लोग अपना ट्वीक नहीं कर सकते हैं, तो हम लोगों का भी अपना लिमिटेशंस है। लेकिन वो नेगोशिएशंस चलेंगे जब तक वो हमारे इंसेंटिव पॉलिसी के अंतर्गत अगर वो फिट करते हैं, तो उसका इन्वेस्टमेंट हम लोग राज्य में ला सकते हैं। ये बैटरी मैन्युफैक्चरिंग है, तो छोटा बैटरी को चाइना से इंपोर्ट करके बड़ा बैटरी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम तैयार करते हैं। जो हमारे जो कंपनीज हैं
स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज से उनके बैकअप के रूप में वो बैटरी सिस्टम्स काम करेंगे। इनका कहना है कि इनको टाटा कंपनी से भी बड़ा ऑर्डर एक मिला है, तो दैट्स वाई दे आर इंटरेस्टेड टू वेंचर इन झारखंड और सम अदर स्टेट, दे आर नॉट डिस्क्लोजिंग विच स्टेट। सो एक कंपटीशन आप समझ भी रहे हैं कि राज्यों के बीच में भी कंपटीशन रहता है, तो इसीलिए हम लोग वो भी इन प्रिंसिपल हम उनका लेटर ऑफ इंटेंट को रिसीव किए हैं, बट विल सी क्या इसमें डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कैटलोनियन गवर्नमेंट, वहाँ के जो हमारे राज्य के लिए गवर्नर साहब होते हैं महोदय, तो राज्यपाल महोदय के तरह वहाँ कैटलोनियन गवर्नमेंट में भी एक वहाँ के प्रतिनिधि होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो उनके ऑफिस के सभी पदाधिकारी, इसी के साथ साथ वहाँ के कई सारे मिनिस्टर्स भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ मुलाकात किए। उनका भी यही रहा कि नॉट जस्ट झारखंड, माननीय मुख्यमंत्री जी भी पूरे देश को एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करने के लिए उनसे अनुरोध किया। एट द सेम टाइम झारखंड को विशेषकर प्राथमिकता देने के लिए उन्होंने अनुरोध किया। इसके बाद वहाँ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी प्रतिनिधि भी मुख्यमंत्री जी से अपॉइंटमेंट लेकर उनसे मिले हैं, तो उनका भी यही रहा कि एक लगातार एक संपर्क बनाए रहें, और उनका ये भी रिक्वेस्ट किया कि यहाँ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों का कॉन्टैक्ट भी उन्होंने मांगा। तो संभवतः वहाँ के स्पेनिश कंपनीज यहाँ जो विजिट करेंगे, कलकत्ता विजिट करेंगे या रांची विजिट करेंगे, इसी के साथ वो चाहते हैं कि यहाँ के चैम्बर भी वहाँ कुछ मूवमेंट करे, ताकि एक अच्छा संबंध दोनों राज्यों के बीच में, दोनों कैटलोनिया राज्य और झारखंड के बीच में बने रहे। इसके उपरांत एक फिरा बार्सिलोना एक एग्जीबिशन एवेन्यू डेवलपर है, एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है बार्सिलोना में। ये कैटलोनियन गवर्नमेंट और बार्सिलोना म्यूनिसिपैलिटी का बॉडी है, वहाँ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, इसमें तीनों का पार्टनरशिप, एक तरह का सरकारी संस्था है जो बहुत बड़ा एग्जीबिशन सेंटर्स बना के अभी बार्सिलोना में काम कर रहे हैं। विश्व में कई सारे देशों में इनका प्रोजेक्ट अभी चल रहा है। तो एस्टिमेटेड उनके जो प्रेजेंटेशन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने किया गया, उनका ये कहना था कि बार्सिलोना में कोई कई सारे माइंस नहीं होने के बावजूद, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होने के बावजूद, वहां प्रति साल 4 बिलियन यूरोस, माने आप काउंट करेंगे तो 36,000 करोड़ रुपया के बराबर हर साल वहां केवल एग्जीबिशंस करने से आता है। 35,000 लोगों को नौकरी इसी में मिलता है। तो कैसे बार्सिलोना जैसे शहर, एक अच्छा वेदर छोड़कर वहां बहुत सारे प्लस पॉइंट्स नहीं है, इसके बावजूद वो कितना अच्छा तरीके से एग्जीबिशन टूरिज्म के रूप में उस डेस्टिनेशन को कैसे वो 30 इयर्स में डेवलप किया है, उसके बारे में पूरा प्रेजेंटेशन उन्होंने दिया। और इसमें एक काफी हम लोगों के लिए एक खुशी की बात यह है कि फिरा बार्सिलोना कई राज्यों में ऑलरेडी, यूएसए में भी इनका प्रेजेंस है, मेक्सिको, कतार, चिली, सऊदी अरेबिया, कोलंबिया में भी इनका एग्जीबिशन एवेन्यूज का प्रोजेक्ट्स अभी ऑनगोइंग है, कुछ जगह कंप्लीट हुआ है। तो वो झारखंड में भी स्पेशली रांची में, क्योंकि वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में वो काफी रिसर्च कर चुके हैं, उनको लैंड की आवश्यकता है 20 से 25 एकड़ एग्जीबिशन एवेन्यू बनाने के लिए। तो वो चाह रहे हैं कि ऐसे कोई जॉइंट वेंचर, ऐसे कोई प्रोजेक्ट हम लोग बना दें जिसमें झारखंड सरकार भी इसमें ओनरशिप लेगी, जिसमें फिरा बार्सिलोना भी उसको मेंटेन करने से लेकर इन्वेस्टर्स को लाने की काम करेगी। तो ये जॉइंट वेंचर एक बड़ा एग्जीबिशन हब के रूप में रांची को डेवलप करने के लिए काम करेगा। तो प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट इनका 120 मिलियन यूरोस से 170 मिलियन यूरोस, क्योंकि वो लैंड के साइज और स्कोप देखने के बाद ही वो उस पर एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ उसका जो इन्वेस्टमेंट है उस पर आएंगे। बट मिनिमम 120 मिलियन यूरोस इन्वेस्ट करने के लिए उन्होंने हमको लेटर ऑफ इंटेंट मुख्यमंत्री महोदय को सौंपे हैं। और ये खुशी की बात है कि उसमें ऑनरेबल एम्बेसडर महोदय की उपस्थिति भी रहा, उनका भी काफी सपोर्ट, इसमें इंडियन एम्बेसडर टू स्पेन का सहयोग हम लोगों को मिला है। तो जरूर इसमें, क्योंकि आप ताज होटल का भी आप एक स्ट्रक्चर ऑलरेडी देखे झारखंड में, जहां जीआरडीए से हम लोग एक लैंड देते हुए उनको एक पार्टनर के रूप में उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम लोग भाग बने। तो इसी लाइन पे हम लोग इसमें भी जॉइंट वेंचर की तरफ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसमें जिडको, झारखंड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को इसमें आने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया। इसके साथ साथ वहाँ मैड्रिड में काफी बड़ा इन्वेस्टर समिट हम लोगों का हुआ। कई सारे स्पेनिश कंपनीज, स्पेनिश डिपार्टमेंट्स, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हम लोगों का डिस्कशंस हुआ। कंपनीज का लिस्ट भी आपको दिया गया है। इसके साथ साथ 1-to-1 भी हम लोग कई सारे कंपनीज के साथ मीटिंग किए, काफी डेडिकेटेड डिस्कशंस, एक एक मीटिंग 15 से 30 मिनट तक, डिटेल उस कंपनी का क्या एक्विजिशन से लेकर उनको क्या झारखंड में आने के लिए स्कोप है या नहीं, किस तरह का मदद हम कर सकते हैं, कैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं, उसकी तरफ हम लोगों का चर्चा हुआ। इसमें भी कई सारी कंपनी ऑलरेडी पॉजिटिव रिस्पॉन्स हम लोगों को दिया। फॉर एग्जाम्पल जिट्रॉन एक कंपनी है,
जिसका प्रेजेंस दिल्ली में है, 150 एम्प्लॉयज वहां हैं, दे आर प्लानिंग टू रिलोकेट। तो झारखंड में दूसरे राज्य में जाने के लिए वो खोज रहे हैं। तो अब लकी ये हुआ हम लोगों का कि हम लोग वहां गए, तो वो प्रपोजल हम लोगों को दिया है कि हम लोग अगर आके जाकर देखेंगे, हमको अच्छा लगा तो हम आपके पास आएंगे। तो उनके डिस्कशन में भी हम लोगों को यही समझ में आया, विगत 2 से 3 साल में केवल 2 ही राज्य, उड़ीसा 2023 के बाद केवल 2 ही राज्य स्पेन का विजिट किया, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल। तो ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज यही है कि जो स्टेट्स अब एक स्ट्रेटेजी के रूप में काम कर, कुछ स्टेट्स कुछ देशों को फोकस करके वहीं बार बार विजिट्स कर रहे हैं और वहां से इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। फॉर एग्जांपल ताइवान एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट तमिलनाडु में कर रहा है, वो क्योंकि कंटिन्यूस एंगेजमेंट उस देश के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, वहां के चैम्बर के साथ, उस राज्य का एक अच्छा रिलेशन बन गया है। तो इसी तरह मैं मानता हूं कि कंटिन्यूस कोलैबोरेशन और डिस्कशंस, चाहे ऑनलाइन मोड में हो या टेलीफोनिकली हो, वहां की कंपनीज के साथ रहेंगे। तो इस तरह का जिट्रॉन जैसे कई सारे कंपनी हैं जो रिलोकेट कर सकते हैं या जॉइंट वेंचर का ऑफर्स हम लोगों को दे सकते हैं। इसके साथ आईफेमा एक इसी तरह का, फिरा बार्सिलोना की तरह की बहुत बड़ा एग्जीबिशन एवेन्यू है मैड्रिड में। तो उसमें रीबिल्ड एक कंस्ट्रक्शन समिट है जो लेटेस्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के संबंधित एडवांस टेक्नोलॉजी का डिस्प्ले किया गया है। इसमें बायो इलेक्ट्रिसिटी से लेकर कई सारे सस्टेनेबल मेथड्स का डिस्प्ले वहां किया गया है। उसका भी विजिट माननीय मुख्यमंत्री जी के सहित सभी रीबिल्ड कॉन्फ्रेंस में अटेंड किए हैं। और हम लोगों का ये भी आशा रहा, क्योंकि हम लोगों का जो कैबिनेट का डिसीजन था उसमें ये भी बात है कि यूरोप एक रोल मॉडल के रूप में देखा जाता है जेंडर एम्पावरमेंट, वर्किंग वुमेन्स राइट्स के लिए। क्योंकि अभी हम लोग एक वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल्स भी अभी इंडस्ट्री विभाग अभी बनाने जा रही है। तो जो महिलाओं को, अभी आप जानते हैं कि लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा भी एक स्पेशल प्रोविजन भी अभी दिया गया है कि नाइट में भी वो महिला काम कर सकते हैं। तो कैसे हमारे वर्क फोर्स में वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ा है, ये झारखंड सरकार की प्राथमिकता है। इसीलिए वर्किंग वुमेन राइट्स और उनके लाइवलीहुड, उनके हेल्थ को कैसे हम लोग इम्प्रूव करें, उसमें किस तरह का लेजिस्लेटिव या पॉलिसी चेंजेस करें, इसके बारे में भी चर्चा करने के लिए वहां के जो वर्ल्ड में काफी देशों में काम करने वाले एनजीओ स्पेन में उपस्थित हैं, उनका भी डिटेल डिस्कशन, जो हमारे जो चेयरपर्सन ऑफ लेजिस्लेटिव कमिटी ऑन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उनके साथ उनका भी डिस्कशन हुआ। ये इसमें खुशी की बात है, कई सारे कंपनीज ने, कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने हम लोगों का जो रिक्वेस्ट है उसको मान लिया है। वो जरूर जो लेटेस्ट पॉलिसी जो यूरोपियन कंट्रीज में है, तो कौन कौन सा पॉलिसी हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं, क्या लेजिस्लेटिव चेंजेस हमारे स्टेट में कर सकते हैं, इसके बारे में भी एक रिपोर्ट देने के लिए और हम लोगों को सहयोग करने के लिए उन्होंने कमिटमेंट दिया। इसके उपरांत स्पेन से हम लोग स्वीडन गए। गुतनबर्ग काफी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूरोप में है, एक काफी दूर जाने के बाद वहां हम लोग को गोतनबर्ग में वहां भी एक इन्वेस्टर समिट करने का मौका मिला। वहां स्वीडन कंपनीज, स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में जो है कंपनीज का लिस्ट आपको दिया गया है। तो डिटेल प्रेजेंटेशन हम लोगों का रहा। प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट ऐसा ही रहा कि हम लोगों का जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय चेयरपर्सन महोदय, चीफ सेक्रेटरी सर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सर, हम लोग एक डिटेल एक ओवरव्यू देने के उपरांत सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट के रूप में हमारे जो पदाधिकारी जो मेरे साथ बैठे हैं, उनका डिटेल प्रेजेंटेशन रहा। अलग अलग सेक्टर्स में कोई ओवरलैप नहीं, कहीं उनके लोकल भाषा में भी हम लोग ट्रांसलेट करके कुछ लोगों को समझाएं। स्वीडन में, मैड्रिड में ज्यादातर इंग्लिश स्पीकर्स ज्यादा हैं, तो हम लोगों को वहां बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं हुई। तो विशेषकर बताना है तो माइंस में क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है, जैसे मैंने बताया 19-20 में जो इन्वेस्टमेंट आया वो ज्यादातर माइनिंग ड्रिवन था। तो माइंस में स्पेशली हम लोग क्रिटिकल मिनरल्स भी अभी हम लोग एक्सप्लोरेशन स्टेज में है। JEMCL भी हमारा जो एक सरकारी कंपनी है, वो भी अभी कोल बिड में हम लोग एक बहुत बड़ा कोल ब्लॉक 500 बिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ कोल जिसमें है, उसको बिड हम लोग जीते हैं। तो सरकारी कंपनीज को चलाने के लिए भी एक्सप्लोरेशन से लेकर प्रोसेसिंग तक कई सारे जॉइंट वेंचर्स करने की आवश्यकता है। तो उसमें भी हम लोग वहां डिस्कशन किए हैं। तो डायरेक्टर माइंस और JSMDC के MD राहुल सिन्हा जी ने डिटेल वहां माइंस में क्या क्या स्कोप है हम लोगों का, माइनिंग ओवरव्यू हमारे स्टेट के बारे में दिए हैं। इसी तरह रस्तोगी सर जो चेयरमैन ऑफ सस्टेनेबल जस्ट ट्रांसिशन है, वो रिन्यूएबल एनर्जी हब के रूप में झारखंड को कैसे बना सकते हैं, स्पेशली जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक बेस्ड कैसे हम लोग स्मॉल सिस्टम्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हमारे राज्य में क्या है। विशेषकर ग्राफीन जैसे जो हाई एंड प्रोडक्ट है जो हमारे लाख से जो बनता है, उसके बारे में भी उन्होंने बताया कि कितना स्कोप यूरोप में है। काफी इंटरेस्ट कई सारे एंटरप्रेन्योर से वहां हम लोग को मिला भी। इसी तरह हमारा डायरेक्टर इंडस्ट्रीज, तो टोटल हमारे पॉलिसीज, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, जो इंसेंटिव हम लोग को मिलता है
वहां से लेकर जो हमारे सभी पॉलिसीज का ओवरव्यू, वहां वहां के शहरों में क्या क्या विशेषकर फूड प्रोसेसिंग का क्या पॉलिसी है, इथेनॉल का क्या पॉलिसी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्या पॉलिसी है, इसके बारे में डिटेल ओवरव्यू उन्होंने दिया। और हमारे जो जिडको के जो एमडी हैं वरुण रंजन जी, इन्होंने हमारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जैसा कि जिडको से लेकर जेएसएमडी से लेकर जेबीवीएनएल से लेकर कई सारे सरकारी कंपनियां हैं, तो ये कंपनी कैसे हम लोग जॉइंट वेंचर स्पेनिश कंपनी के साथ कर सकते हैं जो इंडिया में प्रेजेंस चाहते हैं, उसके बारे में डिटेल ओवरव्यू दिया। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे तो तमिलनाडु में अब सब लोग, बहुत सारे लोग टाइटन वॉच पहनते हैं, तो टाइटन वॉच जो है उसमें तमिलनाडु सरकार का भी भाग है। तो टिडको जो वहां का जो जिडको है, टिडको और टाटा एंटरप्राइज दोनों मिलकर टाइटन कंपनी को स्टार्ट किया। तो आज एक बहुत बड़ा, वो बाद में कुछ शेयर्स टिडको ने बेचने के बाद काफी राशि भी सरकार को मिला है। तो इसी मॉडल पे क्या जॉइंट वेंचर्स हम लोग बना सकते हैं, उस पे उन्होंने अपना डिटेल प्रेजेंटेशन दिया है। इसी के बाद वहां प्रेजेंटेशन के होने के बाद हम लोग वोल्वो प्लांट का विजिट किया, जो कर्नाटका में ऑलरेडी इनका 2 प्लांट हैं। डिस्कशन के दौरान वहां के जो चीफ हैं उनके द्वारा ये बताया गया कि फरवरी में ही वो रिसेंटली एक एमओयू कर्नाटका सरकार के साथ किया। जब हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने बोला कि यदि आप फरवरी के पहले हम लोग को अप्रोच करते शायद हम लोग डिस्कस, इसीलिए ये मोर कॉम्पिटिशन बिटवीन स्टेट्स। तो फिर हम लोगों ने अनुरोध किया, क्योंकि कई सारे ट्रक्स उनके द्वारा ऐसा बना रहे हैं जो ऑफ रोड के लिए ज्यादा यूजफुल है। फॉर एग्जाम्पल जो हेवी व्हीकल्स जो हम लोगों का माइंस जब ऑपरेशनल होंगे, स्पेशली कोल माइंस, कई सारे कोल माइंस अभी ऑप्शन स्टेज में है, आने वाले 2 से 3 साल में कई सारे कोल माइंस नए ऑपरेशनल होंगे, तो वहां व्हीकल्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगा। स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज्यादा प्रमोट करने के लिए भारत सरकार भी इस पे जोर दिए हुए है। तो उस पॉइंट से हम लोगों ने बताया कि यहाँ एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस आपको झारखंड में आएगा और आ भी रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए कोई असेंबली यूनिट क्या हम आप बना सकते हैं। मान लीजिए आप मैन्युफैक्चरिंग कर्नाटका में भी करेंगे तो क्या यहाँ आप एक फिटिंग यूनिट आप बना सकते हैं। तो उसमें उनका रिस्पॉन्स काफी पॉजिटिव रहा। मुझे उम्मीद है कि यदि हम लोग कंस्टेंटली परस्यू करेंगे तो जरूर उनका प्रेजेंस वोल्वो का भी झारखंड में आने की संभावना जरूर है। इसके उपरांत वहाँ स्टॉकहोम जो राजधानी है, वापस लौटने के दौरान वहाँ के जो एम्बेसडर महोदय हैं, जो चार्जर्ड अफेयर्स बोलते हैं, राकेश तिवारी जी, उन्होंने इंडियन डायस्पोरा और वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ एक और डिटेल मीटिंग कराया गया। इसमें अगेन हम लोग हमारा इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज के साथ साथ वहाँ के स्वीडन में, क्योंकि आप जानते हैं कई सारे इंडिया में स्वीडन का प्रेजेंस है, 300 से अधिक संख्या में यहाँ स्वीडिश कंपनीज का प्रेजेंस है। हमारे बहुत सारे कंपनी जैसे विप्रो है, इन्फोसिस, उनका भी ऑफिस वहाँ खुला हुआ है। तो कई सारे इंडियन डायस्पोरा के मेंबर्स वहाँ हम लोगों से मिले, उनसे भी हम लोग इन्वेस्टमेंट लीड्स लिए, कुछ उन लोगों का कम्युनिकेशन हम लोगों को मिला। और अगले दिन हम लोगों का वहाँ का IVL स्वीडिश एनवायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो इंडिया में कई सारे स्टेट्स के साथ वो काम कर रहे हैं, वहाँ के CFO, वहाँ के सीनियर पदाधिकारियों के साथ विजिट हुआ। वहाँ उनके वाटर मैनेजमेंट से लेकर एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए किस तरह का काम वो करते हैं, तो उसके बारे में डिटेल चर्चा उनके साथ हुआ। तो अंत में मैं समराइज करके यही कह सकता हूँ, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टेबल में ही आपको पूरा जानकारी है झारखंड में FDA की क्या स्थिति है, टोटल क्लियर डेटा आपके आंखों के सामने रखा है। सबका उद्देश्य यह है कि झारखंड में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़े, वो भी जब देश के GDP में 2.5% हमारा राज्य कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो देश के FDA में केवल 1% लेने की कोई रीजन नहीं है। हम लोगों का जितना GDP में कंट्रीब्यूशन है उतना बराबर हम लोग FDA में भी हम लोगों का क्लेम होना चाहिए, उतना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे राज्य में आना चाहिए। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा टारगेट है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये ट्रिप किया गया है, क्योंकि पॉलिटिकल क्लियरेंस होता है, क्योंकि हाई लेवल डेलीगेशन इस तरह का 9 साल के बाद हुआ है, तो कई सारे उद्योग विभाग को भी कई सारे सीखने की आवश्यकता रही, क्योंकि कोई फुटप्रिंट नहीं था हमारे पास। प्रति साल अगर जाते हैं तो हम लोग एक फुटप्रिंट रेडी रहता है क्या करना है। तो 9 साल के उपरांत गया, इससे जरूर झारखंड राज्य को भी कई सारे, मैं मानता हूं कि कुछ हद तक नुकसान भी हुआ, क्योंकि हमारा विजिबिलिटी दूसरे देशों में नहीं था। तो सब सोचेंगे कि मे बी दे आर नॉट ओपन टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसीलिए एक इमेज ब्रांड बिल्ड करने के लिए भी हम लोग को विजिट करना काफी आवश्यक है। इसीलिए पॉलिटिकल क्लियरेंस भी हम लोगों को जस्ट बिफोर द विजिट हम लोगों को मिला। तो कई सारे कंफर्मेशंस होने की आवश्यकता थी, क्योंकि वहाँ अपॉइंटमेंट्स भी हम लोगों को शेड्यूल करने में थोड़ा समय लगा। इसीलिए जैसा कि इवेंट स्टार्ट हुआ, बीच में आपको PRD के माध्यम से देने का काम हम किए। बट अगर यदि आपको कोई तकलीफ हुआ है, क्योंकि कई सारे पत्रकार मित्र मेरे से भी पर्सनली कांटेक्ट में थे, चाह रहे थे कुछ न्यूज में ससमय आपको दे नहीं पाए, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि टीम के पास काफी कम समय था
और कोई फुटप्रिंट 9 साल में बना नहीं था, तो हम लोगों को कुछ नया लगा, हर चीज नया, हम लोग भी सीखे हैं, गलती भी किए, सही भी किए। तो ओवरऑल आई एम वेरी थैंकफुल फॉर योर सपोर्ट। आप लगातार न्यूज कवरेज में देख रहा था, काफी अच्छा कवरेज उन्होंने आपने दिया, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो स्टेट के भविष्य के लिए कर रहे हैं, क्योंकि एज ए स्टेट वी शुड अट्रैक्ट मोर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और हम लोगों का जो कंपटीशन भी है दूसरे राज्यों के साथ ही, क्योंकि अगर केवल पॉलिसी देख के अगर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो केवल हम लोग पॉलिसी छापते हुए हम लोग बैठ सकते हैं, लोग यहाँ आ सकते हैं, बट जब तक वो पर्सनल टच जैसे दूसरा राज्य दे रहे हैं, दूसरे राज्य जाके एग्रेसिवली रोड शोज कर रहे हैं, दूसरे डेलीगेशंस प्रति साल 4 से 5 विजिट कर रहे हैं, तो तभी वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम लोग टैप कर सकते हैं। यही मुझे समराइज करके कहना है। तो इन्वेस्टमेंट्स जो आए हैं मेजर, मैं आपको टेबल के रूप में दिया हूँ। अभी कुछ कंपनीज और डिस्कशन स्टेज में है, क्योंकि वो इसमें आप फिराट बार्सिलोना का 120 to 170 मिलियन ये रिटर्न रूप में हमको कंफर्मेशन मिला है, और टेस्ला एएस का भी 150 मिलियन का आया है, बट लाइक आई टोल्ड यू इसमें कुछ शर्त है और दूसरे राज्य के साथ भी वो डिस्कशन में है, तो हम कोशिश करेंगे जरूर इसमें सफल होने के लिए। एबर्टिस एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, वो एनएचए में काम कर रहा है, इंडिया में कई स्टेट्स में उनके काम है, कई टोल रोड्स वो चलाते हैं। सो उन्होंने एक रिटर्न रिक्वेस्ट भी हम लोगों को दिया है कि यदि स्टेट हाईवेज को अगर आप पीपीपी मोड में चलाना चाहते हैं तो उसमें वो आने के लिए तैयार है। तो ये संबंधित विभाग को हम लोग फॉरवर्ड करेंगे, उनसे इन्वेस्टमेंट लीड को आगे बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। स्पैनियोल के बारे में आपको बताया गया, स्पोर्ट्स कोचेस के लिए उन्होंने रिटर्न रूप से हम लोगों को संपर्क किया, उनका इंटरेस्ट दिखाया है। जिट्रॉन जो रिलोकेशन जो मैं बताया था दिल्ली से यहाँ आने के लिए, उसके लिए उन्होंने एक ऑफर हम लोगों को दिया, तो उनको सपोर्ट करके यहाँ लाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। नवार्गी इज ए क्लीन एनर्जी कंपनी, वो सिस्टम्स इंजीनियरिंग में काम करते हैं उनका, और ग्रैंड सोलर एक बड़ा कंपनी है जो राजस्थान में भी प्रेजेंट है, तो वो भी अपना एरिया बढ़ाना चाहते हैं। तो हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कि क्या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के साथ कोई सोलर प्रोजेक्ट्स उनके साथ कर सकते हैं या नहीं, इस पे हम लोग अभी वर्कआउट कर रहे हैं। इसके साथ साथ 2 स्वीडिश कंपनीज भी हम लोगों को कोलैबोरेशन करने के लिए टेक्निकल सपोर्ट के लिए इन्विटेशन दिया है। तो यही मेरा समरी है। वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड मैं आपको बताता हूँ इसमें, जैसे देखिए इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऐसा होता है, क्योंकि झारखंड का अभी आप डेटा आपके सामने 10 साल में, तो कोई ऐसा नहीं होता है कि इन्वेस्टमेंट तुरंत मिल जाता है, लेकिन हम लोगों को लेटर ऑफ इंटेंट मिलता है कि हम करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यही आप देखेंगे तो एमओयू सेरेमनी हम लोगों का झारखंड में होता है, तो जितना एमओयू हुआ सब लोग तो इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, बट एमओयू होता है तो आपको इन्वाइट करते हैं, तो एमओयू स्टेज में जरूर तो ऑफर जो आपको मैंने बोला वो पहुंच चुका है। जरूर 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 हम पूरा प्रयास करें, हम लोग का ड्यूटी है, जो विभाग का काम ही है। कंपनी है जो हामी भरी है कि झारखंड में हम निवेश करना चाहते हैं। अभी 2 कंपनी का लिटरली हम लोगों को एग्जैक्ट डॉलर अमाउंट के साथ आया है, रिमेनिंग 7 कंपनीज के साथ हम लोगों का चर्चा चल रहा है। जैसा आप जानते हैं कि अभी हम लोगों के पास भी झारखंड में एमओयू करने के लिए कई सारे देश के कंपनी भी आ गया है। हम प्रयास करेंगे कि उनके साथ भी हम एमओयू करें, हम उसको बहुत आगे नहीं लिंगरिंग करेंगे, हम जल्दी ही उसको लेना चाहते हैं, क्योंकि हम भी जानते हैं कि 5-6 महीना जब हो जाएगा वो भी इंटरेस्ट छोड़ देंगे, कोई और राज्य वहां जाएंगे तो वो उनको इन्वेस्टमेंट लीड पकड़ लेंगे, तो हम लोग प्रयास करेंगे फास्ट ही करने के। सर भूमि अधिग्रहण जो है सबसे बड़ी समस्या है, इसके लिए सरकार ने क्या तैयारी की है? आप लोग गए हैं वहाँ, उससे पहले तो आपने वर्कआउट किया होगा, तो सबसे बड़ी समस्या जो है सर वो भूमि अधिग्रहण। मैं बताता हूँ, देखिए कि हमारे यहाँ सिंगल विंडो सिस्टम कितना। अरे भाई मेरा पहले क्वेश्चन का जवाब, वही सवाल अभी का सवाल, उसके बाद जैसे देखिए सिंगल विंडो क्लियरेंस कमेटी एक एक्ट के तहत बना है झारखंड में, तो सिंगल विंडो क्लियरेंस कमेटी के सामने जो प्रस्ताव हमारे पास आता है जो एमओयू करने के लिए, एलओआई करने के लिए, उस कंपनी को इन्वेस्टमेंट के आधार पे कितने हम लोगों का एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा उसके लेवल पे हम लोग हाई पावर्ड कमेटी एक है जो मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में, वहां हम लोग क्लियरेंस देने के बाद हम एमओयू करते हैं। जो कंपनी के साथ हम एमओयू करते हैं या लेटर ऑफ इंटेंट देते हैं तो उस कंपनी को सपोर्ट करने के लिए सरकार रेडी है, बट हम लोगों का अपना कानून के तहत ही हम काम करेंगे। अभी जियाडा में यदि आप लैंड लेते हैं तो 50% सब्सिडी सर्टेन इंडस्ट्रीज के लिए हमारे पास है, यदि नहीं है तो जियाडा से आपको सशुल्क आपको जमीन लेना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन ये है, अगर सीएनटी एरिया में यदि आप ले रहे हैं, 49 सेक्शन 1 है, आप अवगत है, जिसमें रैयत के अगर वो कंसेंट रहता है
तो उपायुक्त के कोर्ट में जाकर वो 49 में लैंड वो परचेज कर सकता है यदि वो इंडस्ट्री या माइनिंग पर्पस के लिए है। तो भूमि अर्जन की आवश्यकता जनरली नहीं पड़ेगा, क्योंकि भू अर्जन में आपको 4 गुना देना पड़ेगा, और प्राइवेट कंपनीज के लिए भू अर्जन के लिए काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो सरकारी कंपनी छोड़कर जो सरकारी लैंड हमारे पास अवेलेबल है, जो जियाडा का लैंड अवेलेबल है, उसके लिए पॉलिसी क्लियर है। इसके अलावा कंपनीज जाकर सीधा रैयत से लैंड परचेज कर सकते हैं यदि उनकी सहमति अगर है तो मार्केट रेट, तो डीसी की परमिशन उसमें आवश्यकता होती है। बट कोई भू अर्जन करके किसी को देने का अभी हम लोगों का प्रपोजल नहीं है। बट एक मैं बताता हूं, एक हम लोगों का एक प्रोजेक्ट है जो 2021 में अनाउंस किया गया था, वो गोविंदपुर साहिबगंज इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो हम लोगों का जो बड़ा रोड वहां बना है, वाइड रोड बना है, उसके दोनों तरफ जीएसआईसी में एक जीएसआईसी प्रोजेक्ट के रूप में गोविंदपुर साहिबगंज इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में वहां लैंड परचेज करने के लिए कुछ जगह लैंड, क्योंकि बहुत सारा लैंड सरकारी लैंड है, बीच में कुछ लैंड हम लोगों का रैयती लैंड पड़ रहा है, तो वहां लैंड एक्विजिशन करने के लिए भी हम लोग ऑलरेडी वहां असेसमेंट करना शुरू कर दिए हैं। क्योंकि ये प्रोजेक्ट लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। ये पीएमजी पोर्टल से भी हम लोग को भारत सरकार से भी इसका मॉनिटरिंग किया जा रहा है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर वाला एरिया में अगर होगा तो हम एक्वायर करें, बट किसी स्पेसिफिक कंपनी के लिए लैंड एक्विजिशन विशेष कर हम नहीं करें। हाँ, कंपनी ये पॉलिसी ऐसा ही है। सर इसमें एक सवाल है, ये नोवाग्री और ग्रैंड सोलर, इसमें जेबी ऑफर है यानी जॉइंट वेंचर करने के लिए इसको थोड़ा क्लियर कर दिया। इसमें देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रैंड सोलर है, राजस्थान सरकार के साथ वहां एक जॉइंट वेंचर काम कर रहा है। वो चाह रहा है कि यदि हमारे कोई सरकारी कंपनी के साथ वो चिप इन करके काम करना चाहेंगे, फॉर एग्जांपल अभी वाटर पे भी, अभी आप देखेंगे तेलंगाना में वाटर के ऊपर भी सोलर पैनल्स बना के पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो झारखंड सरकार को कोई इसमें नुकसान नहीं होगा, केवल हम लोग सरफेस राइट उनको देना पड़ेगा। यदि कोई, क्योंकि सरफेस राइट देंगे तो गवर्नमेंट सीधा पार्टी नहीं बन सकता है, तो कोई हो सकता है कि हम लोग का जरेडा हो, जिडको हो, कोई सरकारी संस्था रेडी अगर हो जाए तो पूंजी वो देने के लिए तैयार रहेंगे। तो दोनों साथ में मिलकर हम लोगों का कंट्रीब्यूशन जमीन के रूप में हो सकता है या सरफेस राइट के रूप में हो सकता है, तो पावर वहां से प्रोड्यूस करेंगे, तो पावर बेचकर जो आएंगे उसमें हम लोगों का शेयर दोनों एक है। जरूर, ये मैं ये कहना चाहता हूँ। अभी इसके बाद नेक्स्ट लेवल पे जो डेलीगेशन के सदस्यों का एक और बैठक होगा, इसमें जो प्रपोजल्स, क्योंकि आप भी देखिए कि अभी हम लोगों का विजिट लौटने के बाद हार्डली 7 डेज हुआ। कई एक मतलब आप यूरोप में कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर काफी, मतलब जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स बहुत स्ट्रांग रहते हैं, तो कई सारे पदाधिकारी जो आए, सीईओ हैं, सीएफओ हैं, वो भी चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट कमिट करने के पहले बोर्ड के अप्रूवल ले लें। तो उनका रिक्वेस्ट ये था कि हम लोगों को 1 मंथ टाइम लगेगा। कुछ कंपनीज इंटरेस्टेड है बट दे विल टेक सम टाइम टू फाइनलाइज द ऑफर। तो जैसे अबर्टिस का मैंने बात किया जो रोड से संबंधित है, नोवार्गी और ग्रैंड सोलर की बात की है जो आपका इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है, संबंधित विभाग के जो सचिव, वहां के जो इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स होंगे, माननीय मंत्री रहेंगे, उनके साथ में हम लोग कोऑर्डिनेट करेंगे और वो इन्वेस्टमेंट लीड्स उनको पहुंचाना हमारा काम। इसके उपरांत वो कंपनी, मतलब हम लोग के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का काम नहीं रहेगा, उनका काम रहेगा। अभी आप सवाल है कि इस तरह झारखंड में फैक्ट्रियों के आने के लिए जमीन और पावर सप्लाई सबसे बड़ा अहम मुद्दा है, इन दोनों में क्या फर्क है? उसमें जरूर, मतलब वो डिमांड सब जगह रहता है कि एक रिलायबल पावर और लैंड अवेलेबिलिटी होना चाहिए। तो वो उसके लिए, जैसे मैंने बताया, अभी जियाडा में लैंड एक्वायर करने के लिए हम लोग प्रक्रिया स्टार्ट कर रहे हैं, नॉट फॉर ए स्पेसिफिक कंपनी बट इन जनरल लैंड लेने के लिए। कई सारे बिहार के समय के बहुत सारे कंपनीज हैं जो उसके बीच में अभी एसेट एंड लायबिलिटीज, अभी डिस्ट्रीब्यूशन का भी एक चर्चा चल रहा है, तो वो चर्चा अगर आगे बढ़ जाता तो कई सारे लैंड भी हम लोगों को मिलने की संभावना है पूरे झारखंड। सर एक एफडीआई, सर पावर के लिए भी मैं बताता हूँ, एक आपने आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया की बात की जाए, कई सारी कंपनियां पावर सप्लाई के कारण बंद हो गई, इस समस्या को कैसे? जरूर उसमें एक्स्ट्रा सबस्टेशंस बनाने के लिए और स्पेशली इंडस्ट्री के लिए डेडिकेटेड पावर देने के लिए कार्य चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी वो काम करेंगे। झारखंड में अधिकतर जमीनें विवादों में घिरी है, चाहे वो सरकारी हो, गैर हो या फिर दूसरा जमीन। ऐसे में इंडस्ट्रीज अगर आती है तो उनको जगह कहाँ मिलेगी? जरूर, आपका मैडम एकदम आप सही पॉइंट बता रहे हैं। वो तो लिटिगेशन तो जरूर सब जगह पे है। आसानी से कहा जा रहा है, वेरी ट्रू। आसानी से जगह मिल पाएगी? जरूर हम लोग प्रयास करेंगे। हम लोगों का इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में कहता हूँ कि इंडस्ट्री फैसिलिटेशन डिपार्टमेंट, कई सारे हमको भी ये सवाल आता है कि आपने कितना इंडस्ट्री लगाया, तो इंडस्ट्री लगाना हमारा काम है, इंडस्ट्री लगवाना हमारा काम। तो जरूर हम फैसिलिटेट करेंगे, चाहे इवन लीगल सपोर्ट भी उनको देना है तो वहां भी हम लोग सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं कंपनीज को। सर आपने एफडीआई रेशियो 8 इयर्स का जो दिया है, इसमें 2019-20 में झारखंड में एफडीआई आपने 1852 यूएसडी मिलियन आपने दिखाया है, और आगे के 3 साल और पीछे के जो 4 साल हैं उसमें
10 मिलियन से भी कम है। तो ये जो 2019-20 में इतना ज्यादा ग्रोथ था, इसका रीजन क्या था? मैं आपको ये कहता हूँ, रीजन मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि दो रीजन इसमें हो सकता है। क्योंकि इसमें हम लोग भी, क्योंकि वो रिसर्च की ही बात होगी, कैसे सडनली एक साल आए हैं। 2019 में कोल में एफडीआई का लिबरलाइजेशन पॉलिसी इंडिया में आया है, तो दैट कुड बी वन रीजन। क्योंकि हमको जो जानकारी डीपीआईटी के द्वारा मिला, क्योंकि ये डेटा स्टेट लेवल पे नहीं है, क्योंकि फॉरेन करेंसी जब ट्रांसफर होता है आरबीआई इन्फॉर्म्स डीपीआईटी, तो डीपीआईटी से ही भारत सरकार से हम लोग को मिलता है। उनसे प्राप्त सूचना के तहत मेटलर्जी इंडस्ट्री में आए हैं, दैट इज माइनिंग। और 2019 अक्टूबर में आप देखेंगे तो कोल लिबरलाइजेशन पॉलिसी भारत सरकार ने लाया, कि जिसमें कोल में 100% एफडीआई विदेश से ला सकते हैं। तो संभवतः कोई कोल माइन ऑपरेशनल में कोई किसी कंपनी ने जॉइंट वेंचर किया होगा किसी फॉरेन कंपनी के साथ। ये युग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, फर्स्ट टाइम गए थे, ये युग है, ये युग है। बात सुनिए, हमारा सवाल है, ये युग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि चैम्बर के लोग, वो कह रहे थे कि हम चैम्बर के लोग से आपसे मिले थे। यहाँ के चैम्बर के लोग की प्राथमिकता क्या है आपको पता है? वो गवर्नर के पास कुछ दिन पहले नहीं, 1-2 दिन पहले गए हैं कि हमारी जान बचाओ यार, हम यहाँ पर जो है सुरक्षित नहीं है। आपके यहाँ पर जो पॉलिटिशियन हैं, वो जब सत्ता में रहते हैं तो जल जंगल जमीन की बात नहीं करते, जब विपक्ष में रहते तो जल जंगल जमीन की बात करते। यहाँ पर आपस में प्रेम नहीं है। एक अडानी है जिसने अपना प्रोजेक्ट बनाया है गोड्डा में, उसको कितनी तकलीफ आप लोग दे रहे हैं, आप ही के लोग, कि बेचारा का पसीना छूटा रहा है, वो सब कुछ छोड़ करके मुख्यमंत्री से मिलने तक आ गया। तो जहाँ ऐसी स्थिति है, वहाँ एमओयू कर लेने के बाद भी आप डेवलप करेंगे। मैं तो मित्तल से लेकर के अडानी तक देख रहा हूँ, तो ये मैं कैसे विश्वास कर लूँ? सजेशन आप ही बताइए क्या करें। मैं कैसे विश्वास कर लूँ कि आपकी जो इतनी बड़ी टीम वहाँ गई है, स्पेन स्वीडन जा करके आप हमें खुश कर देंगे? हमारा सवाल बहुत छोटा सा। नहीं, आप सजेशन आप ही दीजिए कैसे इसको सुधारें। ऑल टुगेदर ऑल पार्ट ऑफ इट। यहाँ इन्वेस्टमेंट होगा तो आपको भी फायदा होगा, हमको भी फायदा, सबको फायदा होगा। हमारे सवाल का हो सकता है कि मेरा बेटा को नौकरी मिलेगा, आपके बेटा को नौकरी। हमारे सवाल का आपने जवाब नहीं, बढ़ेगा क्या आप लोग का? जो हमारे सवाल का जवाब आपने नहीं। विजिट्स का, ट्रिप का, जी जी, नॉलेज, दिस वाज अ नॉलेज ट्रिप, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ट्रिप चाहिए ताकि आपका विजिबिलिटी बढ़े झारखंड का। तो ये फॉलो अप भी करेंगे, क्योंकि ये अगर आपको इन्वेस्टमेंट लाना है तो ये रेगुलर फ्रीक्वेंसी पे होना चाहिए। जरूर फॉलो अप होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अभी एक्सपो, भारत सरकार का लेटर हम लोगों को अभी मिला है, जिसमें एक्सपो हो रहा है जापान में। उसमें कई सारे राज्यों को उसमें पार्टिसिपेट करने का न्योता मिला। ऑलरेडी कई सारे राज्य, वहाँ के मुख्यमंत्री महोदय भी वहाँ ट्रिप के लिए प्लान किए हैं। और वहाँ जापान ओसाका में जो एक्सपो होगा, उसमें 5 साल में एक बार वो इवेंट होता है। पिछले बार 2020 में हुआ, इस बार 2025 में होगा। तो पूरे शहर में एक बड़ा, एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लेकर आज के जो कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है, सबका डिस्प्ले होगा। उसमें सभी राज्यों को 1 वीक का स्लॉट दिया गया। ऑलरेडी आई थिंक तेलंगाना और ये अप्रैल 25 से स्टार्ट हो गया ऑलरेडी, ये 6 महीना चलता है। तो उसमें सभी राज्यों का अभी बुकिंग भी हो गया है, उनका पेमेंट भी हो गया है। हम लोग अभी थोड़ा, हम लोगों को डेट अभी मिला है, तो हम लोग उसमें आगे बढ़ेंगे, क्योंकि दूसरे राज्य सब आगे बढ़ रहे हैं उसमें। हम लोगों को भी जरूर उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। हाँ, एक और मैं आपको मुख्य उद्देश्य बताता हूँ। जैसे इनका भी कहना की बात है कि रेस्पेक्टेड, हम लोगों को ये भी रेज किया है कि कैसे आप फैसिलिटेट करेंगे, कैसे आपको उम्मीद रखेंगे। जो कंपनीज जो आपके साथ जो बात किए, क्या वो फिर झारखंड आएंगे तो उनको वो रिस्पॉन्स मिलेगा, उनको कैसे उनका समस्या समाधान करें। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी में मैं आपको कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय डेलीगेशन के सदस्यों से बात करके, वहीं एम्बेसडर महोदय के सामने एक कमिटमेंट भी दिए हैं कि यूरोप के लिए एक अलग सेपरेट डेस्क भी हम लोगों का इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में रहेगा, एक नोडल ऑफिसर भी रहेगा। क्योंकि अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट भी देखेंगे तो 98% जो हम लोगों को इन्वेस्टमेंट मिला है, जो 2 साल में जो बम्प था, वो यूरोप से ही आया था। तो इसीलिए हम लोग मतलब अक्सर सोचते हैं कि यूएस से आएगा, कनाडा से आएगा, ऑस्ट्रेलिया से आएगा, बट इंसिडेंटली इट सो हैपेंड हमारे कंपनीज या उनके जॉइंट वेंचर्स में कहीं ना कहीं लिंक्स यूरोप तक पहुंचा। इसलिए यूरोप के लिए प्रत्येक डेस्क भी, प्रत्येक ऑफिसर भी रहे। इलेक्ट्रिक व्हीकल सिंपोजियम हो सकता है कि कोई और प्रतिनिधि जाएं, बट उसमें कई सारे राज्य पार्टिसिपेट करें। आपके जो
इसमें देखिए, कैबिनेट का डिसीजन हम लोगों पे लागू है। कैबिनेट सर्वोच्च बॉडी है, तो कैबिनेट का डिसीजन उसी के अनुसार। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है जरूरी। हम लोग सॉफ्ट कंपोनेंट में फोकस नहीं करते। स्पोर्ट्स पे ही करोड़ों रुपया कमा रहा है स्पेन खिलाड़ी। अच्छा, अगर मान लीजिए अगर FC बार्सिलोना अगर कैंप यहाँ रांची में किया, एक लड़का अगर सेलेक्ट हुआ, तो ये उम्मीद के साथ हम लोग गए हैं। उनका ज्यादा फोकस लैंड पे है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा है सब्सिडी कुछ राज्य हम लोगों से बहुत ज्यादा दे रहे हैं, तो वो अब हम लोगों का भी फाइनेंशियल, हम लोगों का भी कंस्ट्रेंट्स है। कोई राज्य ऐसा है कि कुछ राज्य में नाम नहीं लूंगा, स्टार्ट ऑफर के रूप में अनलिमिटेड सब्सिडी भी दिया, किसी को कुछ परसेंटेज फिक्स कर हाँ तो दिए। तो बेसिकली हम लोगों का पॉलिसी क्या है कि एक विशेष मतलब एक बैरियर है हम लोगों के, उसी के अंदर हम लोग का वो हम लोग विशेष पॉलिसी एक कंपनी के लिए नहीं बना करेंगे, उसी के लिए दैट इज द वहाँ पर्सनल टच की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है, लैंड दे दे। पॉलिसीज को बहुत बड़ाई किया गया, पॉलिसीज को बहुत अप्रिशिएट किया गया कि आपके पॉलिसीज बहुत अच्छे हैं। नहीं लाइक, बट नंबर्स जो है हम लोग की जो स्किलिंग है ना, डिपेंडिंग ऑन द फीडबैक, सर ने कहा हम लोग मिड टर्म करेक्शन में लगे हुए, बाहर की फीडबैक है, कुछ हमारे अपने इंडस्ट्री एसोसिएशन की फीडबैक है, तो ये हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। जो हमारी सबसे अट्रैक्टिव है वो GIPP है। जैसे ईवी पॉलिसी है, ईवी पॉलिसी हम लोगों को 2 साल के बाद रिवाइज करना है, तो अभी CS मैडम का कमेटी भी बना हुआ। इस बार हम लोग जो वहाँ का जो लर्निंग्स था वोल्वो का, कुछ पॉइंट से हम लोग करेंगे ताकि ट्रक इंडस्ट्री वहाँ जो कर्नाटका में जो ला रहा है उसको हम लोग यहाँ क्यों नहीं लाएंगे। उसी के कॉम्पिटिटिव पॉलिसी हम कर्नाटका के साथ ट्रैक करके करेंगे, कॉम्पिटिशन स्टेट्स के बीच में, जैसा कि हर पॉलिसी का बेंचमार्किंग हम लोगों ने सेगमेंटाइज किया है कि इस तरह की इंडस्ट्री ज्यादा जोर दिया जाए, क्योंकि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारे स्टेट का वो अच्छा है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी यहाँ इन्वाइट करेंगे तो शायद हम बड़ी कंपनियों को भी इन्वाइट करेंगे। एकदम सही, इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम लोग फोकस करेंगे। जैसे एबर्टिस आपका आया, जो फिरा बार्सिलोना आया है, तो ये देयर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। थैंक यू। you